On national social media, पटेल प्रहलाद भाई। अवधि चुनावों की आहट सुनाई दे रही है दोस्तों। वैसे तो इस समय बिहार चुनाव की हलचल तेज है। बीजेपी के लिए चाणक्य माने जाने वाले अमित शाह 2 दिन के बिहार दौरे पर शनिवार को ही पहुंच गए, लेकिन बिहार चुनाव से पहले कहीं संसद सत्र खत्म होने के साथ ही मोदी सरकार के दिन पूरे होने की नौबत ना आ जाए, क्योंकि इस समय देश में बीजेपी के साथ साथ उसके सहयोगियों के खिलाफ भी जिस तरह नाराजगी देखी जा रही है, उसे देखकर यही लगता है कि अब आर पार की लड़ाई इंडिया गठबंधन और बीजेपी में नहीं होगी, बल्कि एनडीए के भीतर ही कोई बड़ा खेल हो जाएगा। बीते एक हफ्ते में कई ऐसे संकेत मिले हैं जो ये बताने के लिए काफी है कि एनडीए में भीतर से काफी कुछ दरक चुका है। यानी जिस सरकार को मोदी मजबूत दीवार समझते थे और उसके भीतर अपनी मनमानी करते रहते थे, उस दीवार में अब कई दरारें पड़ चुकी हैं जो बाहर से देखने वालों को साफ नजर भी आ रही है। चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान और जयंत चौधरी, मोदी के इन चारों सहयोगियों ने किसी न किसी बात पर बीजेपी से अपनी नाराजगी दिखा दी है। गौर करने वाली बात यह है कि इनमें से कोई भी बीजेपी का हमेशा का साथी नहीं रहा है। सब मतलब के दोस्ती करने वाले साथी रहे हैं। या तो सत्ता के स्वार्थ में ये मोदी के साथ आए हैं, या फिर ईडी सीबीआई के दबाव में इन्हें बीजेपी का साथ देने को मजबूर किया गया है। चंद्रबाबू नायडू और मोदी एक दूसरे के लिए पहले बड़े आरोप लगा चुके हैं। नीतीश कुमार के लिए अमित शाह ने दरवाजे बंद होने की बात कही थी, आप याद कीजिए, और नीतीश ने भी बीच में ही बीजेपी को छोड़ दिया था। चिराग पासवान खुद को मोदी का हनुमान तो बताते हैं, लेकिन पिछले बिहार चुनाव में चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के कारण बीजेपी को परेशान किया था और बीजेपी ने भी उनकी जगह उनके चाचा पशुपति पारस को तरजीह दी थी। वहीं जयंत चौधरी भी पहले विपक्षी दलों के साथ थे और अपने दादा चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न मिलते ही बीजेपी के साथ हो लिए। तो ये चारों दल कभी भी बीजेपी के सगे नहीं रहे और ना ही बीजेपी इनकी सगी रही है। ऐसे में एक बार फिर एनडीए के इन 4 दलों की राह बीजेपी से अलग हो गई तो फिर मोदी प्रधानमंत्री नहीं रह पाएंगे। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 1996 और फिर 1999 में गिर गई थी, क्या 2025 में भी इतिहास इसी तरह से दोहराया जाएगा और नरेंद्र मोदी की सत्ता कार्यकाल पूरा करने से पहले चली जाएगी? क्या मोदी बतौर प्रधानमंत्री अपने कार्यकाल का 1 साल भी पूरा नहीं कर पाएंगे? ये सारे सवाल अब उठने लगे हैं दोस्तों। फिलहाल सत्ता बचाने के लिए मोदी के पास एक ही उपाय है कि वो वक्फ संशोधन बिल पर उसी तरह यू टर्न ले लें जैसे उन्होंने किसान आंदोलन के वक्त लेकर तीनों कृषि कानून वापस ले लिए थे। हालांकि तब पूर्ण बहुमत वाली बीजेपी को कोई नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन इस बार मामला दो धारी तलवार पर चलने जैसा है। अपनी जिद पर अड़े रहे तो सत्ता से हाथ धोएंगे और अगर विरोध के आगे झुके तो फिर केंद्र से लेकर राज्यों में भी झुकने की नौबत आ जाएगी। वैसे भी अभी मोदी जिस तरह संघ यानी आरएसएस के सामने झुकते दिख रहे हैं, उससे भी जाहिर हो रहा है कि मोदी की कुर्सी पर खतरा बढ़ता जा रहा है। तो आइए दोस्तों, आज आईने की नजर से पड़ताल करेंगे कि क्या मोदी सरकार के जाने का वक्त करीब आ गया है, और यह भी समझेंगे कि मोदी के कारण संघ और बीजेपी में हो गया है सीधा टकराव। शुरू करें, लेकिन उससे पहले आइए सुन लेते हैं असदुद्दीन ओवैसी की एक चेतावनी जो उन्होंने बीजेपी के साथियों को बाकायदा नाम लेकर दी है। सुनिए जरा। और वक्फ गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी नहीं, हमारे बाबा अजदाद की गाढ़े खून की कमाई की प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट की दी हुई नहीं है ये। और चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान और जयंत चौधरी, याद रखो, हम कभी भी तुम्हारी इस चीज को माफ नहीं करेंगे। तुम हमारी शरीयत पर हमला जो करने की इजाजत बीजेपी को दे रहे हो, अगर ये चांस बोल दे कि बिल नहीं लाना चाहिए तो बिल नहीं आएगा, मगर तुम बीजेपी को इजाजत दे रहे हो हमारी मस्जिदों को वक्फ को खत्म करने का, उनकी तायीद करके। चंद्रबाबू नायडू, आंध्रा के प्रॉब्लम है जानते हम, मगर ये कौन सा प्रॉब्लम आप क्रिएट कर रहे हैं? नायडू, आप भूल गए कि आपने गुजरात आपको करने पर मोदी सरकार बिल्कुल अड़ गई है। अमित शाह ने साफ साफ कहा है कि इस सत्र में ही इसे पेश किया जाएगा, यानी 4 अप्रैल तक विधेयक हर हाल में पेश होगा, ऐसा शाह का दावा है।
लेकिन पूरे देश में इस बिल के खिलाफ अब विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। होली के बाद जंतर मंतर पर जमीयत उलेमाए हिंद समेत कई मुस्लिम संगठनों ने प्रदर्शन किया था, जिसमें देश भर से मुसलमान शामिल हुए थे और विपक्षी दलों के नेता भी पहुंचे थे। यहाँ प्रदर्शनकारियों ने संविधान के खिलाफ काम न करने की चेतावनी मोदी सरकार को दी थी। इसके बाद इसी हफ्ते बिहार में विधानसभा के सामने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के आह्वान पर प्रदर्शनकारी जुटे और उन्होंने नीतीश कुमार को भी इस धरने में शामिल होने का आह्वान किया था। हालांकि नीतीश इसमें नहीं पहुंचे, लेकिन लालू प्रसाद यादव तबीयत ठीक न होने के बावजूद पहुंचे। यहाँ तेजस्वी यादव ने भी मुसलमान भाइयों को अपने साथ का आश्वासन दिया था। सुनिए क्या कुछ कहा था इस मौके पर तेजस्वी यादव ने। इस बिल के खिलाफ सभी आवाम को, बुजुर्गों को, नौजवानों को आज के इस धरना प्रदर्शन पर आप सब लोगों को धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप सब लोग एकजुट हो करके और लोकतांत्रिक, संवैधानिक, गैर संवैधानिक जो बिल लाया गया है इसके विरोध में आप सब लोगों का महाजुटान हुआ है। हम आप सबको बोल दें कि हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल, हम लोगों के नेता लालू प्रसाद यादव जी आज यहाँ बीमार अवस्था में भी आप लोगों का साथ देने यहाँ हम सब लोग आपके हाथों को मजबूत करने के लिए यहाँ पहुंचे हैं और हम लोग किसी भी कीमत पर, चाहे सत्ता रहे या जाए, इसकी हम लोगों को परवाह नहीं है। लेकिन ये गैर संवैधानिक बिल और लोकतांत्रिक बिल का हम लोग पुरजोर सदन में भी विरोध किया था, संसद में भी विरोध किया था और विधानसभा में भी, दोनों सदनों में, चाहे विधानसभा हो या विधान परिषद हो, आज वक्फ के बिल के खिलाफ हम लोगों ने कार्य स्थगन प्रस्ताव ला करके इस पे चर्चा कराने की मांग सरकार से की, लेकिन हाउस को जो है एडजॉर्न करना पड़ा। हम लोग ये बताना चाहते हैं आप लोगों के इस लड़ाई में हम लोग पूरे मजबूती के साथ आप सब लोगों के साथ खड़े हैं। ये तानाशाही जिस प्रकार से सरकार चला रही है, देश को तोड़ने का काम कर रही है, लोकतंत्र को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है, संविधान को खत्म करने का कोशिश किया जा रहा है। हम लोग संविधान के मानने वाले लोग हैं, गंगा जमुनी तहजीब को मानने वाले लोग हैं और किसी भी कीमत पर हम लोगों का प्रयास है कि ये बिल पास ना हो, चाहे जेपीसी की टीम बिहार आई हो। आपको बता दूं कि पटना में हुए इस धरने में लालू यादव और तेजस्वी यादव के अलावा प्रशांत किशोर भी पहुंचे थे। वहीं पटना के बाद शनिवार को आंध्र प्रदेश की राजधानी विजयवाड़ा में भी एक ऐसा ही धरना प्रदर्शन किया गया और वहां भी सीएम चंद्रबाबू नायडू को बुलाया गया, लेकिन नायडू भी अभी खुलकर कुछ नहीं बोल रहे हैं। अलबत्ता गुरुवार को इफ्तार दावत में नायडू ने यह ऐलान कर दिया कि वक्फ की संपत्तियों को उनके रहते कोई नुकसान नहीं होगा। इसके साथ ही इस मौके पर नायडू ने मुस्लिम धार्मिक नेताओं के मानदेय में भी वृद्धि यानी बढ़ोतरी की घोषणा कर दी। यानी नायडू, चंद्रबाबू नायडू की बात कर रहा हूं, नायडू अब मुस्लिमों की नाराजगी को भांप चुके हैं और डैमेज कंट्रोल में लगे हुए हैं। कुछ यही काम नीतीश कुमार ने शनिवार को किया है, जब उन्होंने उर्दू अनुवादकों को यानी ट्रांसलेटर्स जो हैं उनको नियुक्ति पत्र बांटे और इससे पहले शुक्रवार को कई अखबारों के पहले पन्ने पर विज्ञापन देकर नीतीश सरकार ने बताया कि अल्पसंख्यकों के लिए इस बार बजट में कितनी बढ़ोतरी की गई है। हालांकि मुसलमान इन बहकावों को अच्छे से समझ रहे हैं। जिस तरह नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू और चिराग पासवान की इफ्तार दावतों का बहिष्कार मुस्लिम संगठनों ने ऐलानिया तौर पर किया,
उससे जाहिर है कि वक्फ संशोधन विधेयक पर अब आर पार की लड़ाई का माहौल बन गया है और ऐसे में सत्ता की बिसात नए सिरे से बिछाई जा रही है। चिराग पासवान का एक बयान इसकी पुष्टि करता है। एक टीवी चैनल के कार्यक्रम में चिराग पासवान से मुस्लिमों के खुले में नमाज पढ़ने पर लगाई जा रही रोक पर सवाल किया गया तो चिराग पासवान ने साफ तौर पर इसे गलत बताते हुए कहा कि ऐसे सारे मामले जरूरी मुद्दों से ध्यान भटकाते हैं। चिराग ने बीजेपी से इस बात पर असहमति जताई कि वो गैर जरूरी सांप्रदायिक मुद्दे को खड़ा कर रही है। चिराग ने कहा कि वो 21वीं सदी के पढ़े लिखे युवा हैं और ऐसी बातों को बेकार समझते हैं। यानी चिराग पासवान ने एक झटके में मोदी और बीजेपी की पॉलिटिक्स को खारिज किया ही साथ ही बता दिया कि बीजेपी 21वीं सदी के नौजवानों की सोच के हिसाब से काम नहीं कर रही और बेवजह के विवाद खड़े कर रही है। उधर जयंत चौधरी ने भी एक ट्वीट में मेरठ पुलिस के खुले में नमाज न पढ़ने के फरमान की आलोचना करते हुए इसे जॉर्ज ऑरवेल के उपन्यास 1984 की तरह बताया, जिसमें निरंकुश सत्ता नागरिकों की आजादी छीन लेती है। मतलब जयंत चौधरी ने बीजेपी सरकार को इशारों में तानाशाह बता दिया। विपक्ष भी तो बीजेपी पर यही आरोप लगाता है। अभी राहुल गांधी ने संसद में उन्हें बोलने से रोकने पर यही कहा कि ये लोकतांत्रिक तरीका नहीं है। I don't know what is going on because after he said that, I said, look, let me speak. He said what he just ran away. So I don't understand what is going on. This is no way to run the house, frankly. I mean, literally, speaker उठ के मतलब एकदम निकल गए मुझे, मतलब एक शब्द नहीं बोलने दिया और पहले मेरे बारे में कुछ बोलने हैं, वो भी बिल्कुल पता नहीं क्या बोला, अनसब्सटेंशिएटेड। और फिर मतलब मैं खड़ा हुआ, मैंने कहा कि देखिए मुझे बोलने दीजिए, आपने मेरे बारे में कुछ बोला है, घूम कर चले गए और कोई मतलब अर्जन कर दिया, कोई जरूरत नहीं थी। मुझे हाउस में जब भी मैं उठता हूँ एक कन्वेंशन है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन को बोलने दिया जाता है। भैया ये माइक मेरे मुंह में मत डालो, पीछे लीडर ऑफ ऑपोजिशन को एक कन्वेंशन है कि बोलने दिया जाता। आपको बता दूं कि अकेले राहुल गांधी नहीं बल्कि कांग्रेस के दूसरे सांसद भी कभी माइक बंद होने या बोलने पर व्यवधान डालने के आरोप लगाते रहे हैं और राज्यसभा में भी विपक्ष की यही शिकायत सभापति से है। अब ओम बिरला या जगदीप धनखड़ तो इस मामले पर कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, लेकिन अमित शाह ने इस बारे में बड़ी बेहूदगी से बयान दिया कि जब राहुल गांधी को बोलने का मौका मिला था तो वो वियतनाम चले गए थे। ये पार्लियामेंट है, उनकी पार्टी का दफ्तर नहीं है कि जब उनकी मर्जी होगी उन्हें बोलने दिया जाएगा। नेता प्रतिपक्ष के लिए ऐसा बयान देकर गृह मंत्री अमित शाह ने बता दिया है कि बीजेपी की संसदीय लोकतंत्र में कितनी आस्था है, क्योंकि खुद मोदी भी तो जब मर्जी आती है संसद में बयान देने चले आते हैं और अक्सर संसद में उनके भाषण ऐसे ही होते हैं जैसे मोदी पार्लियामेंट नहीं बल्कि बीजेपी की चुनावी रैली में बोल रहे हों। मगर तब बीजेपी को कोई अड़चन नहीं होती। हालांकि अब मोदी और बीजेपी के लिए बड़ी अड़चन खड़ी हो गई है, क्योंकि बीजेपी के नए अध्यक्ष के चुनाव पर आरएसएस के सामने मोदी मजबूर दिख रहे हैं। आज नरेंद्र मोदी ने संघ दफ्तर में यानी आरएसएस का जो मुख्य दफ्तर है नागपुर में, उसमें हाजिरी लगाई, जिससे जाहिर हो रहा है कि अब मोदी का कद कम हो गया है। बीजेपी और आरएसएस के रिश्तों में मोदी के कारण दरार पड़ चुकी है। ये बात कई मौकों पर जाहिर हुई है। कर्नाटक चुनाव हारने के बाद संघ के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में नरेंद्र मोदी को नसीहत दी गई थी। फिर लोकसभा चुनावों में महाराष्ट्र में बीजेपी के कमजोर प्रदर्शन पर भी संघ ने अपनी खिन्नता दिखाई थी। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने इशारों में मोदी के नॉन बायोलॉजिकल वाले बयान पर तंज कसा था। इधर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने खुलकर कह दिया था कि बीजेपी अब इतनी बड़ी पार्टी हो चुकी है कि उसे संघ की जरूरत नहीं है। लेकिन अब संघ भी बीजेपी और मोदी को आईना दिखा रहा है कि उसे सत्ता में बने रहने के लिए संघ की ही जरूरत होगी। यही वजह है कि पिछले दिनों बेंगलुरु में संघ की 3 दिनों की बैठक में बीजेपी को लेकर जितने सवाल संघ से किए गए, सबका नपातुला जवाब संघ की तरफ से दिया गया। औरंगजेब, शिवाजी, वक्फ संशोधन, परिसीमन, भाषा विवाद, सब पर संघ ने खुलकर राय दी। लेकिन जब बीजेपी के नए अध्यक्ष पर सवाल हुए या सरकार के काम पर संघ के प्रभाव की बात हुई, संघ के नेताओं ने बहुत संभल कर जवाब दिया। मानो देश को ही नहीं बल्कि वो मोदी को भी भनक नहीं लगने देना चाहते हैं कि आखिर संघ उनके बारे में क्या
सोच रहा है। आपको याद दिला दूं कि मोहन भागवत मार्च की शुरुआत में ही 5 दिनों के लिए बिहार भी गए थे और चुनाव से पहले उनका ये दौरा इस बात का संकेत माना जा रहा है कि अकेले मोदी के भरोसे बिहार जीतने की उम्मीद आरएसएस को शायद नहीं है। इसीलिए यहाँ संघ ने वैसे ही कमान संभाली है जैसे अभी महाराष्ट्र और हरियाणा में संभाली थी। वहीं अभी कर्नाटक में संघ के करीबी बीजेपी नेता बीएल संतोष गुट के विधायक बसवगौड़ा पाटिल एतनलाल को बीजेपी ने 6 सालों के लिए निष्कासित कर संघ से सीधे टकराव दिखाया है। ये तमाम प्रकरण बता रहे हैं कि बीजेपी की एनडीए में अपने सहयोगियों के साथ साथ अब संघ से भी खटपट शुरू हो गई है। तो आरएसएस का ये शताब्दी वर्ष है। आप जानते हैं 100 साल आरएसएस इस बार पूरा कर रहा है और अपना प्रभाव दिखाने का कोई मौका संघ नहीं छोड़ेगा, ये भी तय मानिए। खास तौर पर बीजेपी के नए अध्यक्ष के चुनाव में इस बार मोदी और शाह की न चलने देकर अगर संघ अपनी पसंद के किसी व्यक्ति को बीजेपी अध्यक्ष बना देता है तो फिर तय रहेगा कि मोदी के लिए अब सत्ता के गिने चुने दिन बचे रहेंगे। ऐसे माहौल में मोदी बतौर प्रधानमंत्री पहली बार आज संघ के दफ्तर पहुंचे, जबकि नागपुर वो 11 साल में कई बार आए। अब तक किसी प्रधानमंत्री ने आरएसएस के दफ्तर में हाजिरी नहीं दी थी। मोदी ने अगर ये रिकॉर्ड तोड़ा है तो इसके गहरे सियासी मायने हैं दोस्तों। जल्दी ही 75 के पूरे होने वाले नरेंद्र मोदी के सामने अब मार्गदर्शक मंडल में जाने की मजबूरी भी होगी, क्योंकि बीजेपी की पिछली पीढ़ी को मोदी ने ही इसी तरह अपने सामने से हटाया था। लेकिन क्या अब मोदी के हटने की बारी आ गई है? ये एक बड़ा सवाल है। खैर, शायर अंदलीब शादानी ने ठीक ही फरमाया है कि दिल पर चोट पड़ी है तब तो आह लबों तक आई है, दिल पर चोट पड़ी है तब तो आह लबों तक आई है, यूं ही छन से बोल उठना तो शीशे का दस्तूर नहीं। तो आज के लिए बस इतना।